सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हिस्ट्री में जहाँ तक हम आपको बताए थे उससे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे मंडल में आपको लास्ट टॉपिक था जो आपका जो 10 मंडल था। 10 मंडल में हमने आपको बताया तीसरा मंडल और नौवां मंडल और आठवां मंडल और 10वां मंडल के बारे में बताया था, पुरुष सूक्त के बारे में। तो पुरुष सूक्त क्या होता है? पुरुष सूक्त के बंटवारा जो है कर्म के आधार पे किया गया। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे। अब देखो यहाँ पे हमने उस दिन आपको बताया था, जैसे कि इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें, कि जो कर्म के आधार पे बांटा गया कि जो जैसा कर्म करेगा तो उसका धर्म उसी प्रकार से होगा। जैसे कि ज्ञान जो बांटेगा तो उसे ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इसी प्रकार से जो रक्षा करेगा क्षत्रिय हो गया, जो किसी का अंडर काम करेगा, जो इस तरह से जितना भी है मतलब कर्म के आधार पे जो है जातों का बंटवारा किया गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, तो उसी को हमने नाम दिया पुरुष सूक्त। क्या नाम दिया? पुरुष सूक्त। इसके बारे में हालांकि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, जो ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। हालांकि हम अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसके बाद तो ऋग्वेद में टोटल जो है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है, यहाँ पे समझना, ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए 250 मंत्र, कितने? 250 मंत्र मतलब दिए गए हैं। तो इसको नोट कर लेना, 250 मंत्र। क्लियर? तो अब ये हो गया आपको। अब देखो अग्नि देवता के लिए जो है 200 मंत्र का बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में ये सब बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लो। तो ये हमने आपको जस्ट बताया, और हालांकि ये आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो इसके अलावा मैं आपको जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो उसमें आपको जो है जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके सिलेक्टेड क्वेश्चन वाइज, मैं आपको वो भी रिवाइज कराऊंगा। हालांकि ये बहुत शॉर्ट टाइप टॉपिक होगा। मैं बहुत शॉर्ट टाइप टॉपिक देते देते उसके उसके साथ साथ में मैं जो प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेकर आऊँगा, उसमें जो कि इंक्लूड रहेगा सब चीज़। तो अब आगे समझो। आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे जैसे बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। बीसी समझना क्या होता है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। तो एडी का क्या होता है? ईसवी। इस एडी का मतलब होता है ईसवी। अब देखो बीसी का मतलब बिफोर द जीसस जीसस क्रिस्ट। तो ये हो गया। तो ये मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको। उसी प्रकार से एडी का फुल फॉर्म एनो डोमनी। क्या? एनो डोमनी। अब यहाँ पे समझना, एडी मतलब हो गया आपको ईसवी। एडी मीन्स क्या हो गया? ईसवी। और 0 ईस्वी के बाद का समय जो है, इसे 0 ईस्वी के बाद का समय को ईस्वी कहते हैं। 0 ईस्वी के बाद का समय, इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो ईसा मसीह के जन्म, यहाँ बिफोर द जीसस क्रिस्ट। तो यहाँ ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसको नोट करो। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता था? बीसी कहलाता था। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन समय बीसी कहलाता था। इसको नोट कर लेना। तो क्लियर? ये आपका ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय और बीसी कहते थे। और ईसा यहाँ पे देखो एनो डोमनी, ईसा मसीह जैसे कि 0 ईस्वी के बाद के समय को हम कहते थे एनो डोमनी। तो इसको आप हालांकि नोट डाउन इसको कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे अभी मैं ले लेता हूँ कि महात्मा बुद्ध के बारे में मैं बताता हूँ कुछ। अब देखो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जान लो। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कब इसकी मृत्यु हुई थी।
तो इसके बारे में चलिए चलिए समझते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, यहाँ पे समझना, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था अब यहाँ पे समझना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी नेट के लिए। अब यहाँ समझना, जैसे कि यहाँ पे जैसे महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ 563 ईस्वी में जन्म हुआ, 563 बीसी में जन्मा, बीसी में, ईस्वी नहीं। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में, बिफोर जीसस क्रिस्ट। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। और इसका जो महात्मा गांधी की जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु वो हुई थी 483 बीसी में। कितना? 483। अब यहाँ पे देखो 583 से अगर कोई किसी इंसान का जन्म होता अभी के समय में, जैसे किसी का जन्म मान के चलते हैं कि 2000 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ, तो उसका 2050 2060 में आने वाला आगे का समय में मृत्यु होगी, क्योंकि समय यात्रा तभी अभी अभी के समय में सीधा मतलब आगे की ओर चलता है। लेकिन पहले समय बीसी में समय की यात्रा जो है उल्टा चलता था, नीचे मतलब कि नीचे जाता था। इसी कारणवश महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 563 बीसी में जन्म हुआ था, और इसकी जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 बीसी में हुई थी। तो इस कारण से, और जो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको कॉमन पॉइंट रखा गया है, तो जिस कारण से 0 ईस्वी बोलते हैं और वहाँ से गिनती प्रारंभ होती है। चलिए, ये आपको समझ में आई होप, ये आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे समझते हैं, आगे का टॉपिक समझना। ये भी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे समझना, संवत के बारे में बताता हूँ। समय यात्रा किस संवत में, समय यात्रा किस तरह चलता था। तो टोटल देखो, संवत जो होते हैं ना, टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। संवत जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको आप नोट कर लेना। संवत कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। पहला विक्रम संवत, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दूसरा शक संवत, तीसरा गुप्त संवत, और चौथा हिजरी संवत। हर संवत का एक अलग अलग अपनी एक कहानी है। आप कहानी मतलब आप इट मीन्स ये आप कह सकते हो कि आप इस तरह इसको याद कर सकते हो कि कौन से संवत में कौन से राजा ने किस तरह कौन सा कार्य किया, जिस वजह से आप उसको याद रख सको। विक्रम संवत इट मीन्स ये आप इसे ऐसे समझ सकते हो, विक्रम समय में जो है समय यात्रा उल्टा चलता था। तो जिस ऐसा संवत जिसमें उल्टा समय यात्रा चले तो उसे हम क्या कहेंगे? विक्रम संवत। और ये सब का जो टाइम पीरियड है, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड। ये सब जितने भी हैं सबके टाइम पीरियड ही हैं। जैसे कि विक्रम संवत का जो टाइम पीरियड जो काल था, तो वो था आपको 57 से 58 बीसी। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लेना, 57 से 58 बीसी। बीसी जिसमें लगा तो समझ लेना समय यात्रा जो है उल्टा चल रहा है। उसी प्रकार से शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में आया था शक संवत। 78 ईस्वी पर ऐसे समझ लेना, 78 ईस्वी शक संवत। शक संवत कब था? तो 78 ईस्वी में। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि विक्रम संवत, शक संवत। और विक्रम संवत में जो है, विक्रम संवत में एक कहानी समझ लेना कि विक्रम संवत में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराया था। और हराने के बाद जो है ये विक्रमादित्य उपाधि पे बैठा। कौन सी उपाधि विक्रमदूत की, जो विक्रमदूत उपाधि जो है टोटल 14 उपाधि होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो उज्जैन का स्थानीय राजा ने शकों को हराया, और हराने के बाद जो है विक्रमदूत उपाधि पर बैठा। तो विक्रम संवत में जो है संवत में समय यात्रा उल्टा चलता था। और इस काल में क्या हुआ था? उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया था, और हराने के बाद विक्रमदूत उपाधि पे बैठा, जिस वजह से विक्रम संवत नाम, इस तरह से आप कह सकते हो, एज इट इज़ याद करने के लिए विक्रम संवत का नाम पड़ गया। और शक संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे। और प्राचीन, यहाँ पे समझना, प्राचीन भारत यानी बहुत पहले के समय भारत में जो बाहर के जो देश थे वो आक्रमण किए थे, आक्रमणकारी देश जो थे उसका नाम मैं बताता हूँ। जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी यूनानी, और शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण हो गया। आक्रमणकारी में आप यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। प्राचीन भारत में आक्रमणकारी सबसे पहले
प्राचीन प्राचीन भारत में जो आक्रमणकारी सबसे पहले शक्ति थी, तो वो हिंद यूनानी हो गया, शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण हो गया, ये सब आप इसको नोट कर लेना। तो हालांकि अब देखिए हम संवत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके वहाँ पे समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। और ये शक संवत जो 78 ईस्वी से आरंभ हुई थी। अब गुप्त संवत जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का काल था। और ये दोनों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शक संवत और गुप्त संवत। और ये हिजरी संवत जो था, ये जो मुस्लिम धर्म का जो पैगंबर का नाम था, यानी मुस्लिम धर्म का संस्थापक आप कह सकते हो। हिजरी संवत मुस्लिम धर्म का पैगंबर का नाम था मोहम्मद साहब। क्या था? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, इसको नोट करना, मोहम्मद साहब थे। और जो अब यहाँ पे इसके बारे में एक पॉइंट समझ लेना, इसे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा में। तो इन्हें हिजरी मतलब मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आपको समझ में आ गया। हिजरी संवत में मोहम्मद साहब आए थे, और गुप्त संवत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। और जो विक्रमदूत का जो उपाधि था, उसमें टोटल 14 उपाधि होता है। टोटल कितने? 14 उपाधि। उसमें सबसे फेमस उपाधि किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल का समय का है। अब मैं शक संवत के बारे में कुछ बताता हूँ, यहाँ पे समझ लेना कि जो कुषाण वंश के बारे में बताता हूँ कुछ बातें, शक संवत पे आधारित है। तो शक संवत पे आधारित जो है उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, ये बहुत प्रतापी शासक था। और जब ये मतलब कि आज जब ये युद्ध जीते, तो ये जब ये मुकुट पहने, तो उससे पहले जब मुकुट पहना तो ये शक संवत तभी आ गया। क्या आ गया? शक संवत आया। आप कह सकते हो शक संवत में हुआ था। और 78 ईसा जो है 78 ईस्वी में शक संवत आए थे। तो हालांकि आपने समझा कि कुछ जो कनिष्क थे 78 ईसा पूर्व में आए थे, तो आप शक संवत पर आधारित है ये, आप इसको नोट डाउन कर लेना और समझ लेना, याद कर लेना। और आज का जो कैलेंडर है, तो जिसे हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो जो है शक संवत पर आधारित है। किस पे है? शक संवत पे आधारित है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बात बताता हूँ, यहाँ पे समझ लेना कि जो गुप्त वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चालू करवाया। चंद्रगुप्त। अब यहाँ पे समझ लेना, ऐसे भी आप समझ लो, चंद्रगुप्त, गुप्त यहाँ पे समझ लो, गुप्त इट मीन्स यहाँ पे गुप्त मतलब गुप्त संवत, गुप्त मतलब गुप्त संवत। तो चंद्रगुप्त मतलब गुप्त संवत, ऐसे समझ लेना। तो ये आप इसे मतलब ट्रिक बेसिस पे आप याद कर सकते हो और समझ सकते हो, और समझने के बाद आपको इजीली याद हो जाएगी। अब यहाँ पे नोट कर लेना, गुप्त संवत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट कराया था, वहाँ उसका टाइम पीरियड 543 AD। और मोहम्मद साहब का जो इनका जो टाइम पीरियड था 622 AD। तो ये इन दोनों ये सब टाइम पीरियड आपको नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे विक्रम संवत है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और शक संवत है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि विक्रम संवत, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। अब यहाँ पे समझ लेना, विक्रम संवत में तो समय यात्रा उल्टा चलता था, लेकिन शक संवत में जो समय यात्रा जो सीधा चलता था, 78 ईसा पूर्व, ऐसे कर सकते हो, ये BC है, ये AD है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, मेंशन करता हूँ मैं, जैसे कि 57 BC से 58 BC, 57 को लेते हैं, तो 57 को हमने लिया, 57। उसके बाद 57 BC को लेने के बाद यहाँ पे समझ लेना, 57 BC को पहले हम लेके चलेंगे कहाँ तक? 0 ईस्वी तक। कहाँ लेके चलेंगे? 0 तक चलेंगे, 0 ईस्वी तक पहले इसको लेके चलते हैं। BC से लेके ईस्वी तक चलेंगे। 0 ईस्वी मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म तक लेके चलेंगे इसको लेके चले। उसके बाद क्या है? 78 ईस्वी, और यहाँ से आप 78 ईस्वी चले जाओ। फिर यहाँ से जब आप 0 से 1 2 3 4 5 करके 78 यहाँ पर पहुँचोगे, तो इस तरह से घुरते 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 यहाँ पर पहुँचोगे, तो यहाँ पे 78 AD या ईस्वी कह सकते हैं आप। तो अब देखो, अब इन दोनों को जो 57 78, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो आपको यहाँ पाओगे आप 135। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दोनों 57 और 78 को जोड़ने पर 135 वर्ष का अंतर है। कितना? 135 वर्ष का अंतर है। हालांकि हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराई, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यही हम कंप्लीट करा
देते हैं आपको। यहाँ पे आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे आज का जो कैलेंडर है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। और जो लास्ट जैसे कि नोट विक्रमदूत उपाधि में सबसे फेमस, यहाँ पे देखो टोटल 14 उपाधि और सबसे फेमस जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का उपाधि था। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो ये आपका हमने कंप्लीट करा दिया। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।